नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ फिजिक्स पार्ट 20 के साथ आपके सामने पेश हूं। इसके पहले मैं टोटल 19 सीरीज करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप जाएं और आप उन सारे वीडियोज़ को देखें, क्योंकि अगर उन वीडियोज़ को आप देखेंगे तो एक बार आपका कंप्लीट फिजिक्स ब्रीफली रिवाइज हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस ऑफ द डे होते हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। सौर कुकर, सौर आसवन संयंत्रों और सौर ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त ऊर्जा को किस रूप में जाना जाता है? इसको जाना जाता है सौर ऊर्जा के रूप में। देखिए, अगर हम परमाणु ऊर्जा की बात करें तो हमको पता है कि या तो नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, अगर ये दो प्रक्रियाओं का इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें बहुत सारी परमाणु ऊर्जा निकलती है। तो हम परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन में और अन्य क्षेत्रों में भी करने लगे हैं आजकल। अगर हम रासायनिक ऊर्जा की बात करें तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो गई, प्रकाश संश्लेषण, या अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग होता है और उसमें ऊर्जा होती है हीटिंग एनर्जी। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक हार्स पावर कितने के बराबर होता है? तो होता है 746 वाट। जो हार्स पावर होता है ये हमारा शक्ति का मात्रक होता है। ये होता है शक्ति का मात्रक या पावर की यूनिट कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र रूप से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किस प्रकार का होता है? देखिए, अगर हम बात कर लें कि ये हमारी एक गेंद है जो कि नीचे की तरफ स्वतंत्र रूप से गिर रही है, तो इस पे क्या क्या लगेगा? इस पे आपका गुरुत्वीय त्वरण जी लगेगा। तो अब इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि गुरुत्वीय बल जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। जो इसका विस्थापन हो रहा है, ठीक है, वो भी नीचे की तरफ हो रहा है। तो कार्य क्या होता है? कार्य का मतलब होता है कि बल के द्वारा किया गया, बल के दिशा में विस्थापन, मतलब वस्तु नीचे आ रही है, विस्थापन भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो हमारा कार्य धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका उत्तर होगा ए, सकारात्मक। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब कोई वस्तु किसी खुरदुरी क्षैतिज सतह से टकराती है तो घर्षण के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? देखिए, आपको पता होगा मित्रों कि हम मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है और यहाँ पर एक सरफेस है, ये कुछ खुरदुरा सा सरफेस है, और जो हमारी वस्तु है वो नीचे की तरफ सरक रही है। ठीक है, मान लीजिए कि F मतलब कि M/A इस पर फोर्स लग रहा है। तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है हमेशा इसका विरोध करता है। इसे हम कह रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये विरोध करता है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ये, और इसके गति का विरोध करेगा। तो कौन सा कार्य करेगा? नकारात्मक कार्य करेगा, क्योंकि विस्थापन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक स्थैतिक अवस्था के कारण किसी वस्तु के पास मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है? देखिए, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु का जो स्टेशनरी स्टेट होता है, मतलब कि उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। और जो हमारी स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें, वो होता है M/G/H। गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है, जो इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, वो होता है 12 mv²। रासायनिक ऊर्जा ये आपकी केमिकल एनर्जी हो गई, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया है। प्रकाश संश्लेषण और केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है। और उष्ण ऊर्जा मतलब हीटिंग एनर्जी हो गई। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा के अंतर रूपांतरण के दौरान किसी भी समय कुल ऊर्जा क्या होती है? देखिए, स्थिर होती है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत होता है, ऊर्जा संरक्षण, उसमें यह बताया गया है कि ऊर्जा ना ही उत्पन्न की जा सकती है, ना ही ऊर्जा नष्ट हो सकती है। सिर्फ हम इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम एक आइडियल कंडीशन अगर मान लें, तो जब ऊर्जा परिवर्तित होती है तो उसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा का कोई क्षय नहीं होता है, अर्थात वो स्थिर रहती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक चलती हुई गाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? देखिए, ये हमारी गाड़ी है, ये मूव कर रही है v वेलोसिटी से। तो इसकी स्थिति के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, इसकी वेलोसिटी के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी, मतलब यांत्रिक ऊर्जा। तो चलती हुई गाड़ी में आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है, और जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो उसकी संभावित ऊर्जा का क्या होता है? देखिए, उसकी संभावित ऊर्जा बढ़ती है। कैसे? देखिए, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। इसका फार्मूला है mgh, मतलब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है प्रोपोर्शनल टू h। h अगर बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी हमारी बढ़ेगी, इसलिए संभावित ऊर्जा बढ़ती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक घड़ी के दोलन पेंडुलम के अधीन कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए, अगर हम बात कर लें कि अगर हमारा ये एक पेंडुलम है तो ये एक बार मूव करता है इस डायरेक्शन में, एक मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फिर यहाँ से फिर अपनी माध्य स्थिति में आएगा, मतलब बीच में आएगा। यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर ये दूसरे एंड पर आएगा और पुनः अपनी माध्य स्थिति पर आएगा। तो देखिए, इसमें जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी भी है, मतलब जब वापस आ रहा है, और जब एंड पे जा रहा है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, और इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो बन जाता है हमारी मैकेनिकल एनर्जी, मतलब यांत्रिक ऊर्जा। तो एक घड़ी के दोलन पेंडुलम के अधीन कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। देखिए दोस्तों, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा मार देते हैं। कुछ लोग स्प्रिंग का सोच के रिस्टोरिंग एनर्जी मार देते हैं। तो थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो खुद ब खुद आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये रेलवे ऐसा नहीं है कि बहुत डीप में पूछता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चंस को कर लेंगे। जहाँ पर आपका ध्यान भटका वहाँ पे आप क्वेश्चंस गलत कर देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अवतल लेंस की पावर क्या होती है? देखिए, इसकी जो पावर होती है ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस किस लिए इस्तेमाल होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। ये क्या होता है निकट दृष्टि दोष? कि नज़दीक की वस्तु तो आपको साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु आपको साफ नहीं दिखाई देती है, ठीक है। और अगर हम धनात्मक की बात करें तो जो हमारा उत्तल लेंस होता है, इसकी जो पावर होती है वो हमारी होती है धनात्मक, और हम इसका इस्तेमाल करते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए। दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, आपको पता है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है ½ mv²। अब प्रश्न में कह रहा है वेग 2 गुना कर दिया जाए। चलिए 2 गुना कर देते हैं, ½ m, v की जगह पे हम 2v लिख देते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 1/2 × 4 mv²। अब थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर देते हैं, इधर आ जाते हैं। तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × ½ mv²। देखिए,
एक तरीके से 4 इंटू ये हमारा काइनेटिक एनर्जी तो हो गया ½ mv², हमारी गतिज ऊर्जा ही तो हो गई। तो अब कितनी हो जा रही है, ये 4 गुना हो जा रही है। ठीक है, जो हमारी नई k' आई है, मतलब जो नई काइनेटिक एनर्जी आई है वो प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी की 4 टाइम्स हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 गुना। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश की एक किरण सघन से दुर्लभ माध्यम तक यात्रा करती है तो क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था अपवर्तन, जिसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, ये हमारा बीच में है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब, लंब, जो भी कह लीजिए। ये सामान्य का मतलब क्या है, ये नॉर्मल है, लंब है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा सघन माध्यम है, ठीक है, और अगर हमारा ये विरल माध्यम है, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, और इसमें सघन से दुर्लभ की ओर पूछ रहा है, तो आप ऐसे भी नोट्स बना सकते हैं कि सघन टू विरल तो अभिलंब से दूर, विरल टू सघन तो अभिलंब के पास। ठीक है, तो जो इसका उत्तर होगा वो हो जाएगा सामान्य से दूर की ओर झुकती है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। और जो ये घटना होती है ना, इसी को हम कहते हैं अपवर्तन की घटना। अपवर्तन की घटना में मतलब भ्रम की स्थिति होती है। पानी में सिक्का डालेंगे तो आपको सिक्का अपनी पोजीशन से थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। यदि हम बाल्टी में छड़ डालते हैं तो लगता है कि छड़ टूट गई है, हालांकि वो टूटी नहीं रहती है, हमको अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। या एक एग्जाम्पल और आता है कि सूर्य डूबने के बाद भी दिखाई देता है और उगते समय जो उसकी टाइमिंग है उससे पहले ही दिखाई पड़ता है। ये सारा जो फिनोमिना है वो अपवर्तन के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। परावर्तन के नियम किसके लिए सत्य हैं। देखिए परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण प्लस अभिलंब, ठीक है, ये तीनों एक ही तल में होना चाहिए, मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। प्लेन कह लीजिए या तल कह लीजिए, ठीक है। ये होता है हमारा परावर्तन का नियम। तो ये समतल दर्पण के लिए भी सत्य है, ये अवतल दर्पण के लिए भी सत्य है, ये उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है। तो इसका जो आंसर होगा सभी प्रतिबिंबित सतहों के लिए। देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम परावर्तन के नियम की बात कर रहे हैं, और इसके पहले जो मैंने आपको समझाया है वो अपवर्तन का नियम होता है। और अपवर्तन की घटना कब होती है, जब हमारे पास ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है। लेकिन अगर परावर्तन की हम बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सरफेस नहीं होती है, एक तरफ जो है चांदी की कलई की जाती है, चांदी की पॉलिश की जाती है, तभी हमारा ये रिफ्लेक्शन होता है और वो रिफ्रैक्शन होता है। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए पूछ रहा है समतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी। तो देखिए फोकल लेंथ जो होती है वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, ठीक। और समतल दर्पण का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 2। तो किसी भी संख्या को अगर हम इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर इनफाइनाइट ही आता है। तो इसकी जो फोकल लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी अनंत। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। परिलक्षित प्रकाश की मात्रा किस पर निर्भर करती है। वस्तु की सामग्री की प्रकृति पर, बिल्कुल सही बात है। सतह की प्रकृति पर, बिल्कुल सही बात है। सतह की चिकनाहट पर। तो देखिए उपरोक्त सभी सही हैं। जैसे आप देखिए शीशे से प्रकाश ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। अगर हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी से प्रकाश उतना रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम लकड़ी को पॉलिश कर दें
तो प्रकाश हमारा फिर से रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो प्रकृति पर भी निर्भर कर रहा है, सामग्री पर भी निर्भर कर रहा है और चिकनाहट पर भी निर्भर कर रहा है। तो उपरोक्त सभी सही हैं, इसका उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोमबत्ती की लौ की कई छवियां मोटे दर्पण में देखी जाती हैं, तो पूछ रहा है कि कौन सी छवि ज़्यादा चमकदार होगी। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा दूसरी छवि। वो इसलिए कि देखिए अब मोटे दर्पण में देखी जा रही हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि ये हमारा दर्पण है, तो यहाँ से प्रकाश आया दर्पण पे। अब जब दर्पण पर टकराएगा तो यहाँ पर देखिए हम सिल्वर की कलाई किए हैं, तो टकराने के बाद प्रकाश की ज़्यादा मात्रा बाहर आएगी। यहाँ टकराने के बाद प्रकाश की ज़्यादा मात्रा बाहर आएगी। तो जो हमारी सेकंड इमेज बनेगी, सेकंड इमेज हमारी जो बनेगी वो हमको सबसे ज़्यादा चमकदार प्रतीत होगी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो चलिए मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्लास से पानी तक प्रकाश के महत्वपूर्ण कोण के लिए, एक्चुअली ये महत्वपूर्ण का मतलब है क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है या क्रांतिक कोण की बात कर रहा है। क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल के लिए न्यूनतम कौन सा कलर होता है, ठीक है। तो जो क्रिटिकल एंगल होता है सबसे कम, इसका जो उत्तर होगा वो होगा बैगनी रंग। बैगनी रंग के लिए क्रिटिकल एंगल न्यूनतम होता है। उसका कारण भी है। देखिए हमको पता है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू बराबर C/V होता है। C क्या है? ये होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। और जो हमारा V है वो होता है वेलोसिटी ऑफ कलर, वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्टेड कलर इन मीडियम, ठीक है। रिस्पेक्टेड कलर इन मीडियम। तो अगर हम लाल रंग के प्रकाश की बात करें तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और अगर हम बैगनी रंग के प्रकाश की बात करें तो उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। यही कारण है कि बैगनी रंग का जो क्रांतिक कोण होता है वो न्यूनतम होता है, और जो प्रकाश का जो क्रांतिक कोण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। देखिए मैंने आपको समझाया भी था, सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है कि सबसे नज़दीक बैगनी रंग आएगा अगर हम 7 कलर में डिवाइड करेंगे, और 7 कलर में ऐसे से डिवाइड करते हैं तो सबसे ऊपर लाल आता है, ठीक है। तो अब अगर क्रिटिकल एंगल की बात करें तो बैगनी रंग का सबसे कम और लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब एक किरण या प्रकाश हवा से एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्घ्य घट जाता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता है, आवृत्ति बढ़ जाती है, और अंतिम ऑप्शन दिया है ना तो इसकी तरंग दैर्घ्य और ना ही इसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है। तो देखिए इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो घट जाती है। देखिए आपको बता दें जो तरंग दैर्घ्य लैम्डा और वेलोसिटी b है ये मीडियम डिपेंडेंट होते हैं, मीडियम डिपेंडेंट होते हैं, मतलब माध्यम पर निर्भर करते हैं। और जो आवृत्ति n होती है वो सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है कि लाइट का जो सोर्स है वो क्या है। इसीलिए देखिए कभी आवृत्ति नहीं चेंज होती है लेकिन तरंग दैर्घ्य और वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो कौन सी भौतिक मात्रा अपरिवर्तित रहती है? देखिए अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इसका उत्तर होगा आवृत्ति। क्यों? जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ये सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है। प्रकाश का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंडेंट होती है। और जो हमारा तरंग दैर्घ्य लैम्डा होता है और जो वेलोसिटी v होता है ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, ठीक है, मीडियम डिपेंडेंट होता है। इसीलिए हमारा वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है लेकिन हमारी आवृत्ति नहीं चेंज होती है, क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ लाइट नहीं चेंज होगा तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। मीडियम तो हमारा चेंज होता रहता है, कभी हमारा वैक्यूम हो जाएगा, कभी सघन माध्यम हो जाएगा, मतलब पानी रख सकते हैं हम, चाहें तो प्रकाश के रास्ते में हीरा रख सकते हैं। तो डिफरेंट मीडियम इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए वेग
और तरंग दैर्घ्य चेंज होते रहते हैं, और जब फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक तराशा हुआ हीरा चमकदार दिखाई देता है क्योंकि यह प्रकाश का उत्सर्जन करता है? जी नहीं। रेडियोधर्मी है? जी नहीं। कुल प्रतिबिंब के कारण? जी नहीं। फैलाव के कारण? जी हाँ। फैलाव के कारण मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, तराशने का मतलब होता है जैसे अगर आप हीरे की संरचना बनाएंगे तो कुछ इस तरीके की संरचना होती है और उसके अंदर ढेर सारे कट्स होते हैं। तो जब प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करता है तो वो अलग अलग एंगल पर टकराता है, अंदर तो जाता है परंतु बाहर नहीं निकल पाता है, और वो इस तरीके से टकराता रहता है। और लाइट की बीम जितना ज़्यादा टकराती है हीरे को उतना ज़्यादा ही चमकदार बनाती है, और वो क्रिटिकल एंगल पे टकराता रहता है 45 डिग्री के एंगल पे। इसीलिए हमको लगता है कि हीरा बहुत ज़्यादा चमक रहा है। तो जो परिघटना होती है वो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की श्रृंखला भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, जब हम लोग इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।